पिछले कुछ दिनों से विमला के व्यवहार में आए परिवर्तन से रुपेश जी काफी परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने व होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली विमला अचानक से शांत क्यों हो गई थी। विमला का ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन वह सारा दिन ईश्वर आराधना में डूबे रहने वाली नहीं थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी। इस तरह से खोई खोई सी और शांत तो कभी नहीं रहती थी। विमला कम से कम दिन में एक बार तो अपने दोनों बच्चों से जरूर फोन पर बात करती थी। बेटी सुप्रिया का ब्याह उसी शहर में हुआ था, लेकिन उन लोगों को दूसरे शहर जाना पड़ा क्योंकि उसके पति और वह दोनों वहां के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और उनकी एक बेटी भी थी, कीर्तिका। बेटा अंकित और उसकी पत्नी भारती बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में थे। उनका एक बेटा था अंश। इधर विमला की चुप्पी रुपेश जी को बहुत बेचैन कर रही थी और उधर विमला इस दुविधा में थी कि वह किस प्रकार अपने मन की व्यथा रुपेश जी के संग साझा करे। विमला नहीं चाहती थी कि वह रुपेश जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुन उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुंचे। वह असमंजस में पड़ गई थी कि रुपेश जी से कैसे कहे कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, उनके एक फोन कॉल पर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास दौड़ी चली जाती थी। आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति खलने लगी है। उनके प्यार और दुलार को वे सिर दर्द समझते हैं। विमला अक्सर रुपेश जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए अपने बेटे या फिर बेटी के पास उनके बच्चों को संभालने के लिए चली जाया करती थी और रुपेश जी भी कभी मना नहीं करते थे। भले ही विमला की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था। ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम उनके सिर पर आ जाता था। विमला के बेटा बहू व बेटी दामाद दोनों वर्किंग थे और उन्हें जब भी विमला की मदद की आवश्यकता पड़ती, दोनों अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से विमला को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब रुपेश जी रिटायर हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। बेटा बहू, बेटी दामाद और उनके बच्चे सभी आए हुए थे। यह देख विमला और रुपेश जी दोनों को ये सोचकर अति प्रशंसा हुई थी कि आज के जमाने में जहाँ बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। विमला अपनी सखियों के मध्य कभी भी ये कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। रुपेश जी से वह अक्सर कहती, अभी तो मैं मेरे बच्चों के पास उनकी जरूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चलकर रहा करेंगे। तब विमला को कहाँ पता था कि उसके अपने बच्चों का विचार उनके प्रति ऐसा हो जाएगा। रुपेश जी के रिटायरमेंट पार्टी के बाद बेटी दामाद अपने घर जा चुके थे। बेटा बहू जाने की तैयारी में लगे हुए थे। बहू भारती को नारियल के लड्डू बेहद पसंद थे। यही सोचकर विमला अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाकर एक टिफिन में लेकर उनके कमरे के करीब पहुंचती ही थी कि दरवाजे पर वह ठिठक कर रह गई। भारती अपने पति अंकित से कह रही थी, देखो अब हमें मम्मी जी की जरूरत नहीं है। अंश अब बड़ा हो गया है, तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायर हो गए हैं। तुमने देखा ना, तुम्हारी बहन ने कैसे बड़ी चालाकी से अपनी मम्मी जी को ये कहकर टरका दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा के साथ ही रहिए, पापा को आपके साथ की जरूरत है। तभी अंकित बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूंगा मम्मी को साथ चलने के लिए, ठीक है। ये सब सुनकर विमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल को धक्का लगा और वो पूरी तरह से टूट गई। बेटा बहू और बेटी दामाद ने उसके प्यार और जज्बातों का फायदा उठाया, ये सोचकर विमला ने चुप्पी साध ली थी। एक रोज सुबह सुबह विमला ने रुपेश जी से कहा, मुझे आश्रम ले चलिए, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर रुपेश जी भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी, ये जानते हुए कि विमला को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं थी। दोनों तैयार होकर शहर से दूर स्थित एक आश्रम में सत्संग एवं मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़े। विमला अपने चित्त को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगी। रुपेश जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद भी विमला चुप ही रही।
तभी अचानक कार बंद हो गई। काफी कोशिशों के बावजूद वह स्टार्ट नहीं हुई। तब फिर रुपेश जी ने कार सर्विसिंग सेंटर में बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक ब्रांच हाईवे पर भी कुछ दूर में है, थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा। तब तक वो वहां इंतजार करे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी रुपेश जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। मैकेनिक के आने तक दोनों को वहीं रुकना था, सो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी तक पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो स्टोव में दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा था और सामने एक लकड़ी का पटिया जिस पर कांच की 2 बर्नियां रखी थी, जिसमें एक में कुछ बिस्किट्स रखे थे और दूसरे में कुछ रंग बिरंगी रैपर में बंधी टॉफी व चॉकलेट। विमला और रुपेश जी को आया देख वह बुढ़िया खुश होते हुए बोली, आइए साहब, आइए मेम साहब, आइए चाय पियेंगे। मैडम, अदरक इलायची वाली चाय बनाओ। विमला उदासी भरे लफ्जों में बोली, हाँ अदरक इलायची वाली बना दो। चाय चढ़ाती हुई उस बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप लोग? विमला ने अनमने ढंग से जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं, सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर वह बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई, फिर बोली, मैडम वहीं आश्रम से कुछ ही दूर पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा, वह भी बहुत अच्छी जगह है। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और रुपेश जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम चाय के साथ कुछ बिस्किट्स भी दे दूं? हाँ बिस्किट्स दे दो। तब तक रुपेश जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी मिट्टी के प्लेट में 4 बिस्किट देते हुए वह बुढ़िया बोली, लीजिए आप लोगों की गर्मा गर्म चाय बिस्किट। झोपड़ी में बैठे रहने के दौरान विमला ने ये गौर किया कि सारा काम वह बुढ़िया अकेले ही कर रही थी। चाय भी वही बना रही थी, नाश्ता भी वही बना रही थी और सर्व भी वही कर रही थी। केवल बर्तन उठाने व मांजने धोने के लिए ही उसने एक लड़का रखा था। इतना सारा काम करने के बावजूद उसके माथे पर जरा भी सिकन नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें भी उसके चेहरे के संग चमक रही थी। ये देख विमला चाय का घूंट लेते हुए बोली, तुम अपना सारा काम अकेले ही कर रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? इस पर वह मुस्कुराती हुई बोली, मैडम सड़क से उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा कुनबा रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। सबकी शादी हो गई है और उन सबके भी बच्चे हैं। सभी बच्चे मेरी ही गोद में पले बड़े हैं, पर आज किसी को मेरी जरूरत नहीं है। पति को गुजरे भी जमाना हो गया है। फिर वह थोड़ी ठंडी सांस भरते हुए बोली, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना। अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ना सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर रोऊं। दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। अकेले हैं तो क्या गम है। उस बुढ़िया की बातें सुनकर विमला सोचने लगी, जब ये अकेली इतना खुश रह सकती है तो वह क्यों नहीं, उसके साथ तो उसका हमसफर भी है। बुढ़िया की बातों के साथ साथ विमला और रुपेश जी ने चाय पी ली और तब तक कार भी ठीक हो गई। चाय और बिस्किट के पैसे देकर जैसे ही विमला और रुपेश जी कार में बैठे, विमला ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ चलते हैं। ऐसा कहते हुए विमला ने रेडियो पर FM का बटन दबा दिया जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है। उस बूढ़ी औरत से मिलकर विमला के होठों की मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे वह भी छट गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।